प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम कंपनसेशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन सिनोनिमस टर्म्स हैं जो कि हम किसी भी एचआर जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके में वेजेस देते हो, आप सैलरी देते हो, तो उसको हम कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन बोलते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि मतलब आपके पास अगर आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर आपके लिए काम कर रहा है, सो बेसिकली ही इज़ वर्किंग फॉर योर कंपनी। सो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम के अगेंस्ट में जो आप उनको पैसे देते हो, जो आप उनको सैलरी देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस दोनों के लिए ही होता है, फॉर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज़ मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको उससे मोटिवेशन मिलता है। उनको एक जो उन्होंने काम किया है आपके लिए, उसके अगेंस्ट में उनको एक कंपनसेशन मिल जाता है। बेसिकली उनको एक तरीके का बेनिफिट मिल जाता है काम करने के लिए। ऑब्वियसली कोई चैरिटी नहीं कर रहा है आपकी कंपनी के लिए काम करके, सो उसके अगेंस्ट जो भी आपके लिए वो काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में उसको कुछ पे बैक मिलना चाहिए। सो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशंस। इसके अलावा उसको रिवॉर्ड मिलता है उसके काम के लिए, उसको मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और काम करे, वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए उस चीज़ से। सो हर एक इंसान को एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, एक अच्छा वेज मिलना चाहिए, एक अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो भी उसके ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स। अब इसके सेम अगर हम कंपनसेशन देखें तो इसका सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर्स के लिए भी होता है। अब एम्प्लॉयर्स जो आपके किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखते हैं तो वो एक फ़िक्स सैलरी पर रखते हैं, बट वो फिक्स सैलरी वो डिसाइड करते हैं जॉब देने से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैं कितनी सैलरी रखूं ये मैं पहले से डिसाइड करके रखूंगा कि मैं इतनी सैलरी पे कर सकता हूं बेस्ड ऑन माई फाइनेंसेस, बेस्ड ऑन माई फंड्स, कि मैं इतने लोगों की मेरे को ज़रूरत है इस काम के लिए और इतने लोगों को मैं इतनी सैलरी पे करूँगा पर मंथ। और उसके बाद अगर उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया तो उसके अलग इंसेंटिव्स अलग हो सकते हैं, बट जो बेसिक कंपनसेशंस रहेंगे वो उनके फिक्स सैलरी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है राइट अबाउट इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव क्या होता है, जैसे आपकी एक बेसिक सैलरी होती है जो कि आपके बेसिक काम के लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स में काम करते हो, आप मार्केटिंग में काम करते हो, तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने अगर इस टारगेट आपको एक महीने में 100 यूनिट किसी प्रोडक्ट की सेल करनी है। अगर आपने 100 से ज़्यादा सेल करे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपने ज़्यादा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बेसिकली इंसेंटिव्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। पॉजिटिव इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से काम किया होता है, और नेगेटिव इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं जिन्होंने अपने टास्क को 100% अचीव नहीं किया होता है। तो इससे ना आप बाइफरकेट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कि आपके कंपनी के स्टार परफॉर्मेंस कौन है और आपके कंपनी के पुअर परफॉर्मर्स कौन है। आप जो पुअर परफॉर्मेंस है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, आपने 3-4 महीने उनको ओवरलुक कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। बट स्टिल अगर वो कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप उनको अपनी कंपनी से टर्मिनेट कर सकते हो, बिकॉज आपकी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं जहाँ पे आप उनको सैलरीज पे करते आ रहे हो कंटिन्यूसली, बट वो आपको उतना काम करके नहीं दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपको ज़्यादा काम करके दे रहे हैं, जो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स जनरेट करके दे रहे हैं, तो उनको भी आपको एक्स्ट्रा पर्क्स देने पड़ेंगे, कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वो आपके ट्रॉफीज़ के फॉर्म में हो सकता है, एप्रिसिएशन के फॉर्म में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी हो, बल्कि जबकि हमने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोगों को मॉनेटरी वे में, फाइनेंशियल वे में इंसेंटिव्स लेना अच्छे लगते हैं, बट अगर आप उनको जनरल बोनसेस अगर देंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा। आप अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां दोगे, एक्स्ट्रा वीक ऑफ्स दोगे, या फिर उनको कुछ टाइम बेनिफिट्स दोगे, तो भी उनको इस चीज़ में भी एक्स्ट्रा रिवॉर्डिंग फील होगा कि आपने उनको अगर उस एम्प्लॉय ने आपके लिए ज़्यादा काम किया है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन वेजेस एंड वेज स्ट्रक्चर। वेजेस मतलब जो आप सैलरी दे रहे हो, कितनी सैलरी दे रहे हो, किस काम के लिए दे रहे हो। बेसिकली जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने जाते हो तो उस टाइम पे आप उसको अपना पूरा वेज स्ट्रक्चर बताते हो और उसको बेसिक सैलरी बताते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी एम्प्लॉय को अगर हायर करने गया हूँ तो मैं पहले उसको अपना पूरा जेडी दूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन दूंगा, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मैं उसको वेजेस बताऊँगा कि मुझे आपसे इतना काम है तो इसके लिए मैं आपको इतनी सैलरी पे करने वाला हूँ।
अब इसके लिए हो सकता है कि आपसे रीनेगोशिएट करें, रीनेगोशिएट करके हो सकता है उसको लगे कि मैं इससे ज़्यादा स्किल्स रखता हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं एक बेटर सैलरी डिजर्व करता हूँ, तो वहाँ पे वेजेस को लेके आपका रीनेगोशिएशन हो सकते हैं और नेगोशिएशन के बाद आपका डिसाइड होता है कि आपको फाइनली कितनी सैलरी दी जाएगी। अब जो आपको सैलरी दी जाती है उसके बाइफरकेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेज स्ट्रक्चर। वेज स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी आ जाती है आपकी कि आपको कम से कम इतनी सैलरी तो मिलेगी ही, उसके ऊपर आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन है, आपका एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस हैं, आपके खाने के अलाउंसेस हो सकते हैं, आपके रहने के अलाउंसेस हो सकते हैं, तो आपके ट्रैवल के अलाउंसेस होते हैं, तो ये बेसिक कुछ अलाउंसेस एडिट किए जाते हैं। और जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तब से आपको आपके इंटरनेट चार्जेस वगैरह भी पे करती हैं कुछ कंपनीज, तो ये आपके अलाउंसेस में आते हैं। इसके अलावा आपके इंश्योरेंस होता है, आपका प्रोविडेंट फंड होता है, तो इसमें भी आपकी कंपनी कुछ इन्वेस्ट करती है और आपके बिहाफ पे। सो आपका जैसे आपने टर्म सुना होगा सैलरी इन हैंड, तो आपके इन हैंड सैलरी कितनी आती है वो आपकी जनरली बेसिक सैलरी होती है, जो आपके अलाउंसेस और इंसेंटिव्स होते हैं वो उसके ऊपर ऐड हो जाते हैं मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्स कंपनसेशन, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। सेल्स कंपनसेशन क्या है? अब कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका बेसिक हो जाता है, आप चाहे आईटी में काम करो, आप चाहे एचआर में काम करो, आप चाहे मार्केटिंग में काम करो, आपका एक बेसिक कंपनसेशन बना देता है। अब सेल्स कंपनसेशन स्पेसिफिकली आता है आपके सेल्स ओरिएंटेशन के ऊपर, क्योंकि सेल्स वालों का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होता है। आपने कभी भी अगर सेल्स में काम किया है या आप आगे जाके फोर्स ही करने वाले हो कि मैं सेल्स में काम करूंगा, तो बी रेडी, क्योंकि सेल्स के लिए आपका एक ये प्रेशर आ जाता है कि आपको जो कंपनसेशन मिलते हैं वह ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्स मिलते हैं कि आप कितनी सेल्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि आपका 100% टास्क है कि आपको 100 यूनिट सेल करने हैं, बट अगर आपने उससे कम सेल किया, आपने 75% ही अपना टास्क किया, तो आपकी सैलरी कुछ कम हो जाएगी। अगर आपने 125% अपना टास्क कर दिया तो आपकी सैलरी बढ़ के आएगी। तो कंपनसेशन डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको है ना, अगर कोई आपका पुअर परफॉर्मर है तो आपको उसको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, बट अगर कोई ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई बहुत डेडिकेटेड वर्कर है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। मतलब एग्जैक्ट आपके काम के बेसिस पे आपको सैलरी दी जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप के बेसिस पे आपको टारगेट डिसाइडेड होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि 5 लोगों का एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सब एक बराबर काम करें। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मुट्ठी में हर उंगली बराबर नहीं है, वैसे आपके टीम में हर एक एम्प्लॉय इक्वल कैपेबिलिटी का नहीं होगा। कोई होंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ होंगे जो कि नेग्लिजेंस रखेंगे बिल्कुल कि दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा टारगेट पूरा हो रहा है तो मुझे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है, ग्रुप अगर कंपनसेशन होता है सबको इक्वली सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट अगर हम इंडिविजुअल सेल्स कंपनसेशन देखेंगे तो हम इसमें इंडिविजुअल टारगेट देखेंगे कि हर एक व्यक्ति ने, हर एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया है और उसके बेसिस पे, उसके इंडिविजुअल बेसिस पे उसको सैलरी दी जाएगी, ना कि टीम या ग्रुप बेसिस पे उसको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट इज राइट अबाउट परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। अगेन थोड़ा सिमिलर ही है, परफॉर्मेंस जो आपका जैसे हमने सेल्स कंपनसेशन में पढ़ा वही होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन। आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है और उसी बेसिस पे आपको सैलरी दी जाती है। बेसिक सैलरी अधिकतर कंपनियों में फिक्स्ड होती है, बट इसके ऊपर आपके एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जुड़ते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। एंड द लास्ट इज एक्सप्लेन ईसॉप। ईसॉप क्या होता है? ईसॉप बेसिकली आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो जाता है। आपकी मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट करी है, एक नई कंपनी आपकी। अब जब एक नया स्टार्टअप चालू करते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ के बीच में अपना ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली आपके पास जब कोई नए एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि आपके ऑब्वियसली हेड्स होते हैं, जनरली लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं दिया जाता, जो हायर लेवल मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपके सीईओ हो सकते हैं, आपके सीटीओ हो सकते हैं, या फिर जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हो सकते हैं, जो आपका बेसिकली हायर मैनेजमेंट हो जाता है, उनको आप ऑप्शन देते हो ईसॉप का। ईसॉप क्या है? बेसिकली आप इक्विटी देते हो इन द फॉर्म ऑफ योर सैलरी। मतलब जैसे मैं आपकी कंपनी में काम करने आया तो आपने मेरे को इक्विटी दे दी और मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरे को सैलरी इन कैश चाहिए या फिर मेरे को सैलरी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी चाहिए। और ये नहीं है कि आपके लिए कंटिन्यूसली वो इक्विटी देते जाएंगे, इनिशियली वो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए। आप क्योंकि एक नई कंपनी बना रहे हो तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए बहुत डेडिकेटेडली काम करें, इसलिए आप उनको इक्विटी दे देते हो। अब आपने इक्विटी दे दी तो वो कंपनी पार्शली उनकी भी हो गई, वो ओन करते हैं। अब जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी, और जितना कंपनी को उसमें से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सिर्फ उनके ओनर्स या फिर उनके फाउंडर्स के पास नहीं जाएगा, वो अब उनके जो उनका एम्प्लॉय पूल है उनके पास भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ईसॉप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके स्टार्टअप्स में।
क्योंकि अगर आपने इनिशियली आपने ट्रस्ट गेन कर लिया अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो आपको कंटिन्यूसली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपका ट्रस्ट बन जाएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ में जुड़े रहेंगे, आपके साथ 5-10 साल तक आपके साथ काम करेंगे। और एम्प्लॉयज़ को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो उनके जो पैसा है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, उनकी इक्विटी ग्रो करेगी, और ये उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप मार्केट से उस कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे तो मान लीजिए उसका 100 रुपये अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। हो सकता है कि उनको 5% का डिस्काउंट मिले, तो जो मार्केट उसका प्राइस है 100 रुपीज़ है, हो सकता है वो आपको 95 रुपीज़ में ही मिल जाए, तो आपको इंस्टेंट ही 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है या 5% का प्रॉफिट हो जाता है। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सो आई होप कि आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट के छोटे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Thank you for watching the video.